हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12 में हैं और 2021 में उनको बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उन लोगों के लिए हम यह वीडियो स्पेशल लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हमारे पास जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसे मैंने टेलीग्राम पर भी डाला है और मैं इसे ये गेसिंग क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग भी इसको ले सकते हैं। इसमें हम लोग एक बात देखेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो होते हैं वह गलत तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो उन लोगों वैसे स्टूडेंट्स जो उस तरह से सॉल्व करते हैं उन लोगों के लिए एक गाइडलाइंस है। वह यह गाइडलाइन है कि अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसे बनाने से पहले आप घर पर प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने का तरीका चेंज करिए। प्रिपरेशन जो होता है आप लोग का गलत तरीका होता है और वही कारण होता है कि आप लोग का मार्क्स कम होता है। तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन को याद करते हैं, ऑप्शंस याद करते हैं। यह तरीका गलत है। ऑप्शन कभी भी याद नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन याद करना नहीं है क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वह बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। यही कारण होता है कि लोग तो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं, ऑप्शन को अच्छा लाइफ मेंबरशिप ही है तो इसका आंसर ये होगा लगा देते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चंस को तो बढ़िया से पढ़िए, समझिए, वो आप लोग को गलती होता है। इसलिए इसमें हमने जो है यह जो गेसिंग क्वेश्चंस जो हमने बनाया है इसमें ऑब्जेक्टिव जो था, ऑब्जेक्ट्स जो थे, ऑप्शंस जो होते हैं वो हमने डाला ही नहीं, यही कारण है, ठीक है। और इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है ये क्वेश्चंस जो है जितने हमारे पास टोटल 70 क्वेश्चन बने हुए हैं, 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। कहता है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि वैसा बिजनेस जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करता है उन लोगों के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो होता है वह क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो होता है वह क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड इज शोन इन। कहता है प्राइज फंड से संबंधित, पुरस्कार कोष से संबंधित जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ठीक है। यह भी सवाल जो है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, गैर लाभकारी संस्थान से है। कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस जो होता है प्राइज फंड से संबंधित उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं। तो हम लोग उसे कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी जो होता है वह हम लोग उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वह हमारा जो पेमेंट टू होनोरेरियम होता है वो क्या होता है, वह हमारा एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि स्पेसिफाइड डोनेशन इज। स्पेसिफाइड डोनेशन क्या होता है, आप लोगों ने एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा कि डोनेशन 2 तरह का होता है। तो एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफाइड डोनेशन। तो स्पेसिफाइड डोनेशन आपका क्या होता है, तो स्पेसिफाइड डोनेशन क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट का होता है। स्पेसिफाइड डोनेशन क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। चलिएगा अब आगे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होते हैं वह किसका ट्रांजैक्शंस को, कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग किस तरह का ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वह कौन सा क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए इसका आंसर जो हो गया हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट है। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, सॉरी ये तो हो गया।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है, बकाया जो चंदा होता है वह मेरे लिए क्या होगा, जो भी चीज़ बकाया होता है वो मेरे लिए क्या होता है, उसको बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ लिखते हैं, असेट साइड, यानी कि बकाया जो होता है वो मेरा क्या होता है, असेट होता है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे, असेट हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे, कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, जब ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन मिलता है, चंदा मिलता है, तो वह क्या होता है, तो जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, तो हम लोग उसका आंसर क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, यह जो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका सारांश है, प्राप्त या भुगतान खाता जो है वह किसका सारांश होता है, तो वह जो होता है कैश का समरी होता है, कैश बुक का समरी होता है ना, तो ये हो गया उसका आंसर कैश बुक। इसके बाद फिर कहता है कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज शोन इन, लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है क्लब के द्वारा अगर मिलता है तो उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो उसे हम लोग जो है बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन इस तरह से होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या तरह तरह के भी हो सकते हैं। आंसर है बैलेंस शीट, याद रखिएगा कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। चलिए ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद फिर देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ज़्यादातर साधारण स्वरूप जो होता है वह क्या दर्शाता है, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साधारण स्वरूप जो है वह डेबिट बैलेंस दर्शाता है, क्या, डेबिट बैलेंस, तो हम लोग लिख दिए हैं डेबिट बैलेंस। चलिए अब इसके बाद फिर देखते हैं आगे, कहता है कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस शुड बी क्रेडिटेड, अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, किधर लिखेंगे, तो उसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसके बाद फिर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज, ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो अगर करेंट ईयर में मिला है तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, करेंट ईयर में हमारा मिलेगा तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट के कौन से साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो हुबहू यही रूप में हो, क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है, यह कंफर्म नहीं है कि आपको जो है यही रूप में यही क्वेश्चन ढंग का होगा, क्योंकि क्वेश्चन देने का तरीका जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांसेस, अगर हमको करेंट ईयर में पहले ही पैसा मिल गया तो अभी तो मेरे लिए एडवांस था कि नहीं था। अब इसमें भी कहता है कि अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट को उसको किधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, तो आपका जवाब हो जाएगा बैलेंस शीट के हम लोग लायबिलिटी साइड में उसको भी दिखाएंगे। इसके बाद कहता है मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड द मेन सोर्सेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, एनपीओ का मेन सोर्स क्या होता है, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संस्थान में मुख्यतः कहाँ से कैश आते हैं, कहाँ से पैसा आता है, तो आपका आंसर हो जाएंगे कि चंदा से पैसा मिलता है, आंसर क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साधारण क्या बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, जनरली ज़्यादातर क्या आते हैं, डेबिट बैलेंस आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर डेबिट बैलेंस होते हैं। ये हो गया डेबिट बैलेंस। अब इसके बाद फिर देखते हैं आगे,
कहता है आपका, तो इसके बाद जो था आपका डेबिट बैलेंस होता है, जो कि हमारा कौन सा रूप में होता है, सरप्लस के रूप में होता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, पार्टनरशिप में भी, अब पार्टनरशिप से हम चले आए, अब पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप क्या हो सकता है, तो इसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। पार्टनरशिप, अगर ऑप्शन आपके पास लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, एट विल हो, और ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज हो, तो वैसी स्थिति में आपका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये कब होंगे, जब आपका सवाल में ऑप्शंस जो होंगे वो उसमें पहला ऑप्शन लिमिटेड होगा, दूसरा ऑप्शन अनलिमिटेड होगा, और तीसरा ऑप्शन जो होगा एट विल होगा, और चौथा ऑप्शन जो होंगे ऑल ऑफ दीज होंगे, तो ही वैसी स्थिति में ऑल ऑफ दीज लगेगा। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, कहता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट को जानने के लिए, तभी तो हम लोग पार्टनर्स में बंटवारा करेंगे उसको ना, यानी कि टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम लोग पार्टनर्स में अपना प्रॉफिट को बंटवारा करने के लिए हम लोग बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद फिर कहता है कि इन ए पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका पार्टनरशिप से सवाल है और कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, अगर आपके पास ऑप्शंस 100 हैं तो वैसी स्थिति में आपका आंसर होंगे 100, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में 50 हैं, 50 हैं, तो आपका आंसर होंगे 50। अगर ऑप्शन में आपका 20 है, 20, तो आंसर होंगे 20। देखिए एक्चुअली क्या था ना कि पहले के समय में पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 20 थे, पहले के समय में 20 होते थे, लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई किया गया और उसके बाद 100 पार्टनर्स कर दिया गया, जिसमें से 100 पार्टनर्स होते हैं, लेकिन पूरे 100 पार्टनर जो होते हैं ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, कानून की नज़र में नहीं होते, कानून की नज़र में सिर्फ 50 आते हैं। इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन 100 हो तो 100 सही है, अगर 50 हो वो भी सही है, और अगर 20 हो तो वो भी सही है। अब सवाल उठता है कि ये तीनों हो, 100, 50, 20 हो और चौथा में कोई और ऑप्शन हो, तो कौन सा हमें लगाएं, तो आपका आंसर होंगे 100 में, ठीक है। अगर आपके पास 50 होंगे तो 50 में, 20 होंगे तो 20 में। इट मीन्स आप जान लीजिए कि जो मैक्सिमम नंबर होंगे वही होंगे, 20, 50, 100, ये तीनों में से जो मैक्सिमम नंबर होंगे पार्टनरशिप में वही आपका आंसर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कहता है, यानी कि इसका हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अगर 50 है तो 50, 100 है तो 100, अगर 20 है तो 20 लगाइएगा। इसके बाद फिर देखते हैं, कहता है कि इन ए फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज, पार्टनर्स ड्राइंग जो होता है, पार्टनर जो पैसा निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट जो होते हैं फर्म के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है ना, यानी कि इसका आंसर जो होंगे वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलिए, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू फर्म, अगर हमने एडवांस में फर्म को इंटरेस्ट दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, चार्ज होंगे। अगर हम पैसा निकालते हैं तो उसका इंटरेस्ट कंपनी के लिए जो होता है, फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, तो अगर हम देंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब चलिए, फिर कहता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। वही क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा गया है, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद फिर कहता है कि द क्वेश्चन नंबर 23 में कि द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए और एवरेज प्रॉफिट कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो यानी कि इसका आंसर जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, सुपर प्रॉफिट। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ आपका क्या था, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है, तो हमारे लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं, फॉर ए फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है ना। अगर प्रॉफिट ना लिखा हुआ, गेन लिखा हुआ, तो वही हमारा आंसर हो जाएंगे। इसके बाद फिर देखते हैं, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल रिजल्ट इनटू। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, यानी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका असेट जो है वह बढ़ जाए, असेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, पुराने पार्टनर को लाभ हो जाएगा, है ना। यानी कि गेन टू एक्सिस्टिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर जो होंगे उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब असेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाए, असेट इंक्रीज होगा तो एक्सिस्टिंग पार्टनर को प्रॉफिट होगा। अब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो अगला सवाल हमारा वही है, कहता है कि ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इनटू। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, वैसा लायबिलिटी था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, लिखा नहीं था, अब जब उसको लिखेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सिस्टिंग पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि लॉस टू एक्सिस्टिंग पार्टनर, एक्सिस्टिंग पार्टनर। चलते हैं अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे आपका कहता है कि गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा गेनिंग रेशियो जो होता है वह ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो जो होता है वह आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। करेंट अकाउंट जो होता है वह कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपका आंसर जो है इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, वह आपका पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए अब फिर देखते हैं आगे हमारा सवाल क्या कहता है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सम पीएल अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अगर हम लोग एडमिशन पार्टनर्स का कर रहे थे और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थे जो बैलेंस बता रहे थे, उनके पुस्तक में बता रहे थे, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे ना उन लोगों का कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पुरानका पार्टनर होंगे ना उसका कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। फिर अब आगे कहता है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इक्वल। अगर आपका जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए और डेबिट साइड कम हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट हो जाएगा। अब फिर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि शेयर ऑफ गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। अगर नया पार्टनर जो होते हैं ना, नए पार्टनर जो होते हैं वो गुडविल लाते हैं कैश में, तो उसको जो है लोग किस रूप में, एक्सिस्टिंग पार्टनर कौन से रूप में ले लेते हैं, तो उसको एक्सिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वह सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेते हैं। अगर नया पार्टनर कुछ आएगा ना, नया पार्टनर जब आएगा तो कुछ ले करके आएगा। अरे कोई किसी के घर में जाते हैं तो मिठाई लेकर के जाते हैं ना जी, एकदम कॉमन है, लेकर के जाते हैं, तो उसमें आपको मिलता है, मुश्किल से एक दो को मिल जाता होगा। बाकी तो जिनके यहाँ गए ना, अल्लाह मिठाई आया, मिठाई आया, होता है ना वही। तो उसी तरह से होता है कि एक्सिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं ना, नया पार्टनर जब गुडविल लेकर के आता है तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेते हैं। अब सुनिए, फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आगे कहता है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड और इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। अगर एक्सेस हो जाए, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए और डेबिट साइड कम हो जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उसका क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, तेरा क्या होगा कालिया, तो इसका आंसर जो होंगे वो प्रॉफिट होगा। और बेचारा कालिया का आंसर क्या आया है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर रिटायरमेंट होता है पार्टनर तो गुडविल का पूरा अमाउंट जो होता है पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, किसके अकाउंट में, सॉरी किसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, तो सभी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।
यानी कि ऑल पार्टनर्स। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि आनंद बहादुर चंदर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आनंद बहादुर और चंदर पार्टनर्स हैं और तीनों अपना प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। जब चंदर रिटायर होगा तो उसका शेयर्स जो होंगे 3:2 में आनंद और बहादुर ले लेगा। तो बताइए कि न्यू रेशियो आनंद और बहादुर के बीच में क्या होगा। तो न्यू रेशियो आपको जो निकालना है, न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो जब आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आएंगे 8:7। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, आप लोग को नींद आने लगेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स गुडविल विल बी। अगर पार्टनर्स रिटायर होंगे तो गुडविल का क्या होगा, कालिया। तो गुडविल का क्या होगा, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर होंगे उनका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, यानी कि उसका क्या हो जाएगा कालिया, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ना, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो भी रिटायरिंग होंगे जो भी पार्टनर रिटायरिंग होंगे उनके अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला सवाल कहता है कि ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ। ABC 3 पार्टनर है, अपना प्रॉफिट को 1/2 1/3 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। बेचारा C रिटायर होता है, C रिटायर हो गया तो दोनों का गेनिंग रेशियो अब क्या हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो तो आप लोग को निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। तो अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा। जब आप लोग सोल्व करिएगा तो आंसर होंगे 3:2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, एडमिशन होता है तब बनता है, रिटायर होता है तो बनता है, और कोई मर जाए फिर भी बनता है। यानी कि अगर ये तीनों ऑप्शन हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि आपका कौन कौन जाएगा, आपका जो है एडमिशन के टाइम भी बनता है, जब रिटायर हो उस टाइम भी बनता है, रिटायरमेंट के टाइम, है ना। और तीसरा जो होता है जब किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाए तब भी बनता है। अब आगे देखते हैं, फिर कहता है द एक्सिक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द पार्टनर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। कहता है कि जो पार्टनर मर गए ना उनका एक्सिक्यूटर जो होंगे, ठीक है ना, वारिस जो होंगे, उनको कौन से इंटरेस्ट, कौन से परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिलेगा, कब से कब तक का कहता है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जब मरे हैं तब से लेकर के टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब भुगतान होगा। तो मर गया तो पैसा तो नहीं मिलेगा, कुछ समय लगेगा, तब तक उनको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी लेट होगा ना, जितने महीने के लिए। सपोज दैट मर गए थे जनवरी में, पेमेंट उनको पैसा मिल रहा है दिसंबर में, 1 जनवरी को मरे, पैसा मिल रहा है 31 दिसंबर को, तो 12 महीना का बीच में गैपिंग हुआ ना। तो जब गैपिंग हुआ तो उसको इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6% की रेट से इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब सुनिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 40 में कि एट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसोल्यूट होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड टू। कहता है कि जब फर्म डिसोल्यूट होता है तो पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सभी पार्टनर को दे दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स आर पेड, है ना, पार्टनर को पैसा मिल जाता है, पार्टनर्स इटसेल्फ। अब आगे देखते हैं, कहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वह आपका कौन सा अकाउंट होता है, वह नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। जब डिसोल्यूट होता है फर्म तो पार्टनर का लोन जो होता है उसको कहाँ किया जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, इट इज रिटर्न ऑफ। अगर ये ऑप्शन है
तो बहुत अच्छी बात है, सस्ते में निकल गए। अगर ये ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्शन देता है जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सब ऑप्शन देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस कौन से केस में होंगे, अगर आपका ऑप्शन रहे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो ठीक है ना। ऐसे पूछ सिर्फ रहे, अगर रिटर्न ऑफ रहे तो आपका आंसर तो एग्जैक्टली आंसर है रिटर्न ऑफ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर, जब जो डिसोल्यूट होता है फर्म तो उस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उस एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, खर्च को क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। फिर कहता है कि ए फर्म कैन बी वॉलेंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर, ए फर्म जो होता है वह डिसॉल्व कैसे हो सकता है, इच्छा से डिसॉल्व कैसे हो सकता है, मेजोरिटी बेसिस पर, जिसका हाँ पूछा जाएगा जब फर्म डिसॉल्यूट होना चाहेगा ना, जैसे फर्म कहेगा कि अब हमको बंद करना है तो जितने भी पार्टनरों के पूछा जाएगा कि कौन कौन फर्म को बंद करना चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि फर्म बंद हो जाए, तो हाँ हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि फर्म बंद हो जाए, हाथ उठाएगा। जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होगा ना उसके अकॉर्डिंग, अगर मेजोरिटी ज़्यादा है बंद करने का तो बंद हो जाएगा, यानी कि ऑन मेजोरिटी बेसिस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कहता है कि ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसोल्यूट होता है तो विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट लास्ट, सबसे अंतिम में कौन सा खाता बनता है, तो सबसे अंतिम में कैश अकाउंट बनता है। ठीक है ना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बैलेंस शीट बनता है, लेकिन डिसोल्यूशन होता है तो अंतिम में क्या बनता है, कैश बनता है। फिर कहता है कि कैश बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट इज शोन इन डिसोल्यूशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन। कहता है कि अगर फर्म डिसोल्यूट हो रहा है बैलेंस शीट में कैश दिखाया जा रहा है तो उसको कौन से खाता में लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे। उसको कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट में, बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बाद फिर कहता है आपका कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो डिसोल्यूशन के समय तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, कहता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना डिसोल्यूशन के समय तो उसका अकाउंट किसके नाम से क्लोज किया जाता है। पहले तो हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बैलेंस शीट के नाम से करते थे, लेकिन इसमें हम लोग किसके नाम से करते हैं, बैंक के नाम से करते हैं। जब फर्म डिसोल्यूट होता है तो वैसी स्थिति में बैंक के नाम से हम लोग करते हैं। अब सुनिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 49 में कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसोल्यूट होता है द वैल्यू ऑफ असेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, असेट का वैल्यूएशन होता है तो किधर लिखा जाता है, कौन से साइड में लिखा जाता है, तो आपका कौन सा साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है ना, डेबिट साइड। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, वे लोग ना ऑनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होते हैं, यानी कि ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी का क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। ठीक है, फिर आगे 51 में कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, अगर जो है लायबिलिटी साइड होते हैं, ठीक है, टोटल साइड और टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड एक कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है तो उसमें क्या लिखे जाते हैं, पेड अप कैपिटल, क्या लिखे जाते हैं उसमें, पेड अप कैपिटल। चलिए अब फिर आगे देखते हैं तो कहता है आपका पेड अप कैपिटल 52 क्वेश्चन नंबर में कि डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी का क्रेडिटर होते हैं, यानी कि कौन होते हैं, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी का क्रेडिटर होते हैं। अब आगे देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, जो डिबेंचर पर रेट होता है वो क्या होता है, वो फिक्स रेट होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, फिक्स रेट से मिलता है, फिक्स्ड रेट। आपका इसमें ऑप्शन होंगे 10%, 12%, 5%
या फिक्स्ड 10%, 12% फिक्स्ड रेट, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, जो भी हो, यानी कि फिक्स्ड रेट से होते हैं। अब देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो होता है वह कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है, रिडेम्पशन यानी कि प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो वह जो है एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए वह नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों, क्योंकि वह जो है एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, वह एक्सपेंडिचर होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा सवाल जो है वह कहता है 55 में सॉरी कि प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज, अगर कैंसिलेशन करते हैं, अपना ही डिबेंचर को कैंसिल करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको कहाँ लेते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे हम लोग जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसको, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिए डिजाइन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आगे देखते हैं, हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, जब एसिड टेस्ट रेशियो बनाते हैं तो किसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो आपका आंसर जो होंगे वह स्टॉक होंगे, स्टॉक को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि द आइडियल करेंट रेशियो इज, करेंट रेशियो का आइडियल क्या होता है, 2:1 होता है करेंट रेशियो का आइडियल, ठीक है। फिर कहता है ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब आगे देखते हैं, फिर हमारा सवाल कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों को कहाँ से बनाया जाता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वह हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बनाया जाता है, पीएल अकाउंट से भी बनाया जाता है, बैलेंस शीट से भी बनाया जाता है। इसका मतलब कि ऑल ऑफ दीज, अगर आपके पास ऑल ऑफ दीज होते हैं तो ये कौन से केस में ऑल ऑफ दीज होंगे, आपका वहाँ पर ऑप्शंस होना चाहिए कि आपका यह जो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका रहना चाहिए पीएल अकाउंट, और तीसरा आपका होना चाहिए बैलेंस शीट। अगर ये तीनों रहे तो हम लोग यह कहेंगे कि वह जो है वो कहाँ बनाया जाता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे उसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके आधार पर होता है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किसके आधार पर होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद आपका कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश, कहता है कि कौन सा जो है वह कैश का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट होता है वह कैश का सोर्स नहीं होता है, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट। फिर आगे देखते हैं, कहता है आपका कि कैश सेल इज, कैश सेल कौन सा एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखिए कहता है आगे 64 नंबर में कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, कैश एट बैंक है, तो आपका आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। ये कब होंगे, जब आपके पास जो है ट्रेजरी बिल हो, ठीक है, फिर आपका क्या हो, कॉमर्शियल पेपर हो, और आपका जो है कैश एट बैंक हो,
जब ये तीनों चीज़ें हो तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, अगर करेंट अकाउंट होता है पार्टनर्स का, करेंट अकाउंट हमेशा क्या होगा, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस, है ना, यानी कि आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होंगे। अब सुनिए, कहता है कि डिबेंचर इज, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर जो होता है वह लोन सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर क्या होता है, लोन सर्टिफिकेट। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वह एन आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसके बाद फिर देखिए, कहता है कि इन ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन आर रिस्ट्रिक्टेड टू, एक प्राइवेट कंपनी में सबसे ज़्यादा संख्या में कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते हैं। फिर कहता है आगे 69 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ए सिग्निफिकेंट फॉर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है वो किसका सिग्निफिकेंट होता है। अगर आपके पास ऑप्शन क्रेडिटर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होने पर, क्या क्या होने पर, क्रेडिटर होने पर, और क्या होने पर, मैनेजमेंट होने पर, और एम्प्लॉय होने पर। अगर ये तीनों ऑप्शन हैं आपके पास तो आपका आंसर जो हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। फिर कहता है कि डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड किस पर पेड किया जाता है, तो पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। ठीक है ना, पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। चलिए, इस तरह से हमारे पास जो था टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, इसे हमने एक्सप्लेन करके इसे हमने सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिए। जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस अभी हमने डील किया है इसमें, यह सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। एक्यूरेट या नहीं कह सकते हैं, या हमने यह कोई भविष्यवाणी नहीं किया है कि यह क्वेश्चन 100% आएंगे, ऐसे इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं हैं जो हम कह सकते हैं कि 100% वो एग्ज़ाम में आएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी है वो सब एक्सपेक्टेड है एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है ना, इसी तरह से हम अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास प्ले स्टोर पर डीवी कॉमर्स क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है। आप वहां से उसे डाउनलोड करके 1 टाइम सब्सक्रिप्शन ले करके आप लॉगिन कर सकते हैं, और ऐसे ही अनेकों सवाल का जवाब आपको प्रैक्टिकली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का भी फैसिलिटी है, सेल्फ स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, कोई सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है, ये सभी क्वेश्चंस एक्यूरेट नहीं है। आई रिपीट, ये सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है, सिर्फ आप लोगों का सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो होप कि आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे, काफ़ी कुछ आप लोगों को नॉलेज मिला होगा, और आप लोग को एग्ज़ाम में ये काफ़ी मदद करेगा। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले।